नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। होली के शुभ अवसर पर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर की तरफ से एक विशेष तोहफा दिया जा रहा है। और वह तोहफा क्या है कि आज से हम लोग हिंदी साहित्य की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं। आज तक आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी व्याकरण की क्लासेस चल रहे थे और उसमें कुछ टॉपिक बचे भी हैं जिसको बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो आज बता दूं आपको कि हम लोग एक तीर से दो निशाना इस तरह से अपनी क्लासेस को चला रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हम लोगों के चैनल पे यानी कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर पे सबसे पहले व्याकरण की क्लास आप लोगों को दिया गया था। और वह व्याकरण की क्लास क्यों दिया गया था, किस लिए दिया गया था, यह आपको आज हम स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे कि व्याकरण के बारे में जानते हैं कि व्याकरण हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वह वनडे का एग्जाम हो और चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता हो, यानी इन सभी में हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हिंदी व्याकरण चलाया गया है जिससे दोनों लोगों को लाभ मिल सके। उसके साथ साथ अब आज होली के अवसर पर हिंदी साहित्य की क्लासेस आज प्रारंभ हो रही है। और आपको मैं यह बता दूं कि आपको जो मटेरियल दिया जाएगा वह बिल्कुल परीक्षा पर वार करने वाला मटेरियल होगा। यानी बहुत आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इस तरह का मटेरियल होगा कि जो परीक्षा में आए हुए हो, जो परीक्षा में आने की संभावना है, पूरा एनालिसिस करने के बाद आप तक इस क्लास के माध्यम से पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं कि मेरे चैनल पर फायदा क्या है। मेरे चैनल पर सबसे बड़ी फायदा यह है कि आपको जो कुछ भी दिया जाएगा शुरू से लेकर अंत तक दिया जाएगा, ये पूरा दिया जाएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी न हो। तो मैं आज हिंदी साहित्य की क्लासेस प्रारंभ करने चल रहा हूं और आप इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिए जिससे कि सबको इसका लाभ हो सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़कर इस क्लासेस का लाभ लीजिए। और हर एक चीज आपको इस तरह से दिया जाएगा जिससे कि समझने में कोई समस्या ना हो। और उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा हूं और आगे भी निरंतर यह कार्य चलता रहेगा। आज हम लोग हिंदी साहित्य की क्लासेस प्रारंभ कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले हिंदी साहित्य का वर्गीकरण कैसे हुआ है, किन किन कालों के नाम से हिंदी साहित्य को हम जानते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले वर्गीकरण में पहला क्या आता है, आदिकाल। दूसरा क्या आता है, पूर्व मध्यकाल। तीसरा है इसमें उत्तर मध्यकाल। और चौथा है आधुनिक काल। यानी हिंदी साहित्य का वर्गीकरण आपको चार रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें पहला आदिकाल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर काल और चौथा आधुनिक काल। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह वर्गीकरण है और रामचंद्र शुक्ल ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा है, वीरगाथा काल। यह क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को और किस नाम से जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का दूसरा नाम क्या रखा था। तो आदिकाल का दूसरा नाम क्या हो गया, वीरगाथा काल। दूसरा क्या है, पूर्व मध्यकाल। रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा, भक्ति काल। और अगला उत्तर मध्यकाल को क्या कहा, रीतिकाल। चौथा आधुनिक काल को
किस नाम से जाना गया? गद्य काल। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आधुनिक काल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो वह है गद्य काल। अब इसी में देखेंगे कि इसका समय क्या है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है 1050 से 1375 विक्रम संवत। यह संवत में है और अक्सर क्वेश्चन सन का जो होता है वह संवत में ही पूछा जाता है। तो संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल का समय है। दूसरा भक्ति काल की बात करें तो इसका समय क्या आता है? 1375 से 1700 विक्रम संवत। रीत काल के समय को देखें तो इसका समय आता है 1700 से 1900 और आधुनिक काल का समय देखें तो 1900 से अब तक। यह तो हो गया आदिकाल के बारे में नामकरण, यानी उसका दूसरा नाम क्या रहा, उसका सन क्या रहा। अब इसी में देखेंगे कि आदिकाल को और कवियों के द्वारा, अन्य विद्वानों के द्वारा क्या क्या नामकरण किया गया। तो इसमें आएंगे सबसे पहला बीजवपन काल। बीजवपन काल के नाम से आदिकाल को, यानी आदिकाल का नाम बीजवपन काल किसने रखा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को किस नाम से जाना, यानी आदिकाल का नामकरण क्या रखा? बीजवपन काल। इसी में दूसरा देखेंगे चारण काल। आदिकाल को चारण काल के नाम से किसने संबोधित किया? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन ने आदिकाल का नामकरण क्या रखा? चारण काल। इसी में आगे देखेंगे संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल। आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा। अब देखेंगे चौथा सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल, यानी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। अब इसी में देखेंगे अगला प्रारंभिक काल। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा? आदिकाल को प्रारंभिक काल मिस्र बंधुओं ने कहा, यानी मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नामकरण क्या किया? प्रारंभिक काल। अब देखेंगे अगला इसमें आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, यानी आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा काल। अब देखेंगे अगला इसी में वीरगाथा युग। वीरगाथा युग शब्दों को हमें पकड़ना होगा कि क्या कह रहा है। कि अभी देखें वीरगाथा काल है, यह क्या है? वीरगाथा युग। तो आदिकाल को वीरगाथा युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने आदिकाल को क्या कहा? वीरगाथा युग कहा। ये तो रहा आदिकाल से संबंधित उसके नामकरण की, यानी अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल को और किन किन नामों से पुकारा है, और यह क्वेश्चन सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखेंगे हम भक्ति काल को। भक्ति काल के 4 भेद किए गए हैं, जिसमें पहला क्या है? ज्ञान मार्गी,
दूसरा प्रेम मार्गी, तीसरा कृष्ण काव्य धारा और चौथा राम काव्य धारा। यानी यह चार उसके भेद हो गए। अब ज्ञान मार्गी को हम किस नाम से जानते हैं, यानी ये अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्ञान मार्गी को हम किस नाम से जानते हैं। तो ज्ञान मार्गी को हम किस नाम से जानते हैं? संत काव्य के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रेम मार्गी को हम किस नाम से जानते हैं? प्रेम मार्गी को हम सूफी काव्य के नाम से जानते हैं। अगला कृष्ण काव्य धारा, इसको किस नाम से जानते हैं? कृष्णाश्रय के नाम से जानते हैं। राम काव्य धारा को रामाश्रय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास जी। प्रेम मार्गी के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास और रामाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। यह तो रहा कुछ झलक आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित। अब हम देखेंगे आगे आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। आदिकाल के प्रमुख कवि एवं रचनाएं, जिसमें पहला आ जाएंगे स्वयंभू की रचनाएं क्या क्या है? पौम चरियु, दूसरा स्वयंभू छंदस। स्वयंभू की दो रचनाएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं, पौम चरियु और स्वयंभू छंदस। यह दोनों एक रचनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब इसके साथ स्वयंभू को क्या कहा जाता है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। यानी साथ साथ आप यह भी जानते रहे कि स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दूसरा देखेंगे इसी क्रम में पुष्पदंत, दूसरे कवि का नाम आ रहा है पुष्पदंत। इनकी रचना क्या है? जसहर चरियु और दूसरा महापुराण। यह दोनों रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछी जाती हैं। अब इनको भी जाना जाता है किस नाम से? अपभ्रंश का भवभूति। यानी पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, अपभ्रंश का भवभूत के नाम से जाना जाता है। अब देखेंगे इसी क्रम में चौथा राम सिंह का नाम आता है, और राम सिंह की रचना क्या है? पाहुड़ दोहा। राम सिंह की रचना का क्या नाम है? पाहुड़ दोहा। अगला अब्दुल रहमान, अगले कवि हैं अब्दुल रहमान, जिनकी रचना है संदेश रासक। इसके बारे में पूछा जाता है कि यह क्या है? यह एक खंड काव्य है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। संदेश रासक को क्या कहा जाता है? यानी यह क्या है? यह खंड काव्य है, यह हमेशा कई बार पूछा गया है। अब देखेंगे इसमें अगला चंद बरदाई
चंद्रबरदाई की रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की रचना का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। अगला देखेंगे छठा, इसमें धनपाल। धनपाल कवि हैं और इनकी रचना क्या है? भविष्यत कहाँ। भविष्यत कहाँ। इसमें अगला देखेंगे सातवां, सरापा। सरापा का रचना का नाम क्या है? दोहा कोश। सरापा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। प्रथम कवि माने जाते हैं, यानी सरापा को सर्वसम्मत से हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। लेकिन इनकी रचना दोहा कोश को हिंदी की प्रथम रचना नहीं मानी गई है। क्यों? क्योंकि वह उस समय उपलब्ध नहीं थी। तो आखिर हिंदी की प्रथम रचना किसे कहा गया है? हिंदी की प्रथम रचना देवसेन का एक रचना है जिसका नाम है श्रावकाचार, उसको हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। अब इसी में देख लेंगे नरपति नाल। नरपति नाल का रचना है विशलदेव रासो। नरपत नाल की रचना का क्या नाम है? विशलदेव रासो। और अगला है दलपत विजय। दलपत विजय और इनकी रचना है खुमाण रासो। इसके साथ सारंगधर, इनकी रचना है हमीर रासो। यानी यह रहा आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कवि और उनकी रचनाएं। अभी इसके अलावा आदिकाल के बहुत ऐसे कवि हैं, बहुत ऐसी रचनाएं हैं जो कि हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, और उन सभी से आपको अवगत कराऊंगा और इस तरह से बताऊंगा जिससे कि आपको हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। मैं आपको सीधा परीक्षा पर वार कैसे करना है, क्या पढ़ना है, क्या आएगा, इस तरह से पढ़ाते हुए समझाते हुए आपको ले चलेंगे जिससे कि आप भी अपने आप में संतुष्ट रहेंगे। खुद अनुभव कर सकते हैं कि क्या जो मैं बता रहा हूँ वह सही है, सटीक दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, आप खुद अनुभव कर सकते हैं। आपको इस तरह से लेके चलने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे साथ जुड़कर अपने पढ़ाई को और मजबूत करिए। धन्यवाद।